दिल धड़कता है। स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान की इस नवीनतम श्रृंखला में, यानी इस लेक्चर नंबर 4 में। भारतीय संविधान संबंधित मैं आप सभी को लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, इस वरदान बैच के अंदर भारतीय संविधान के सभी और खासकर रेलवे के पीवाईक्यू सवालों को, तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप भारतीय संविधान की पिछली 3 क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा और आज हम लोग चर्चा करेंगे महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर। चलिएगा बिगर किसी देरी शुरुआत करेंगे। और आप सभी के लिए इसी वरदान बेच को स्टार्ट किए थे और संडे के दिन खासकर हम सभी जो चर्चाएं प्रारंभ करते हैं वो भारतीय संविधान पर जो करते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आप सभी को देखने को मिलेगा। देखिएगा जो सवाल हम लोगों से और खासकर महामहिम राष्ट्रपति सवाल आज जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो सवाल इस प्रकार से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कौन से आर्टिकल में यह हम लोगों को दर्शाया जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 52 में जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहीं पर हम लोगों को आर्टिकल 62 में यह देखने को मिलेगा कि जो नवीनतम राष्ट्रपति आएंगे, जो उनकी समयावधि, उनका कालखंड का जो समय काल रहेगा वो कितने वर्षों तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर जो आर्टिकल 61 जो हमें देखने को मिलेगा, ये महामहिम भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित आर्टिकल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस बिहाफ पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के अंदर, यानी आर्टिकल 52 के अंदर भारत के राष्ट्रपति का हम लोगों को उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए सवाल इस प्रकार से कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला सवाल है कि न्यायालय इसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता। यह बात बिल्कुल गलत देखने को मिलेगी। यदि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर क्रमांक 1, 2, 3 यानी 123 के अंदर महामहिम राष्ट्रपति यदि देश में लोकसभा यदि पूरी तरीके से भंग हो तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। अब वह अध्यादेश क्या न्यायालय में, क्या उस अध्यादेश का भारतीय जो न्यायालय प्रक्रिया के अंदर क्या उसका पुनरावलोकन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और यहां पर देखने को मिलेगा नहीं कर सकता, जो पूरी तरीके से गलत हमें देखने को मिलता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलेगा, इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूत लक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यहां पर भूत लक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह देखने को मिलेगा, ये आप इस बात को समझिएगा, यदि किसी प्रकार का विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में आता है और राज्यसभा के बाद जब वह कानून बनता है तो उसको कानून जो बनने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वहां पर होना आवश्यक है। और यह बात जो कर रहा है कि भूत लक्ष्मी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, नहीं, इसे भूत लक्ष्मी प्रभाव के बिना भी इसे क्या किया जा सकता, किया जा सकता है, इसके लागू किया जा सकता है। चलिएगा तो हम लोग ये देखने को मिलेगा कि क्या सही होगा। इस दोनों के अंदर ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, यानी इसको सीधा भी देश में लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम लोगों को आपातकाल की घोषणा का जो कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो यह किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। बिल्कुल, यह बात बिल्कुल हम लोगों को यहां पर सही देखने को मिलेगी, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 74 देखने को मिलेगा, जिसमें उल्लेख हमें यह देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, सॉरी एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। बट सेकंड टर्म्स पर आते हैं, सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। बिल्कुल यहां पर ये भी बिल्कुल सही है, जो अपने विवेक पर कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर जरा गौर फरमाइएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या देखने को मिलेगा, तब कर सकता है जब जैसी घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल, देखो संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में
सूचित किया जा सकता हो? बिल्कुल, यहां पर इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग कहेंगे कि मंत्रिमंडल का लिखित आदेश राष्ट्रपति के पास में होना चाहिए, तभी भारत में आपातकाल जैसी परिस्थिति का प्रावधान महामहिम राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, इस बिहाफ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे सवाल का राइट होगा। अब ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। मंत्री परिषद की सलाह कर सकता है, यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। क्या सर यह जो प्रक्रिया है जब भारतीय संविधान बना तब से क्या भारतीय संविधान में यही प्रक्रिया देखने को मिलेगी? नहीं, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था देश में 950 में लागू हुआ था, यानी 1950 में लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। भारत में पहली बार आपातकाल का प्रावधान 1975 में देखने को मिला। यहां पर हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली, क्योंकि 1975 में आप सभी जानते हैं जब आपातकाल लगा था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? श्रीमती इंदिरा जो गांधी जी हुआ करते थे। उन्होंने कई बार एक फोन पर राष्ट्रपति को बोला है कि देश में आपातकाल लागू कर दो, एक एक फोन पर, तो देश में ऐसी परिस्थिति ना हो जाए। इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि 1977 में भारत में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आती है, और ये जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेती है जब देश में 44वां संविधान संशोधन और 1978 देखने को मिलेगा। इस प्रावधान के तहत देश में ऐसा कानून बना दिया गया कि जब तक ऐसी यहां पर उद्घोषणा जो करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में सुसूचित किया गया हो, ऐसी सूचना प्राप्त होगी, तभी भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा यहां पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए। इस बिहाफ पर ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? अब यहां पर कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा से चुने गए हो चाहे वो राज्यसभा से चुने गए हो, पर संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। बल्कि कहीं पर भी यदि आप लोगों को मनोनीत सदस्य दिख जाता है तो मनोनीत सदस्य यहां पर भाग नहीं लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखो यहां पर मनोनीत देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभा के केवल जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के बाद जितनी भी विधानसभा हैं, और खासकर इसके साथ में ऐड कर दिया गया दिल्ली, और दिल्ली के बाद में पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी यहाँ पर, इन सभी के जो केवल निर्वाचित सदस्य ही यहाँ पर भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार के मनोनीत सदस्य को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है चुनाव में। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ये भी बिल्कुल यहाँ पर हमें गलत देखने को मिलेगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ये गलत देखने को मिलेगा। उपयुक्त सभी, अब आप सभी जानते हैं इसमें से क्या सही होगा? राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेगा? तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही इस सवाल के अनुसार यहाँ पर भाग ले सकते हैं, वरना कौन कौन भाग लेंगे? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और खासकर दिल्ली और पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य किसी प्रकार से यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देश में 70वां संविधान संशोधन किया गया। पुद्दुचेरी और दिल्ली के जितने भी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए चुनेगा। आगे चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। सवाल नंबर जो 5 हम लोगों को देखने को मिलेगा, और 5 जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम कितने सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, यानी कितने व्यक्तियों का साथ होना चाहिए? 50 का प्रस्तावक या 50 लोगों का अनुमोदक होना चाहिए, 25 जो प्रस्तावक या हम लोगों को यहाँ पर 25 अनुमोदक देखने को मिलेगा, यानी कितने विधायक या कितने सांसदों का हम लोगों को यहाँ पर साथ देखने को मिलेगा। तो आज वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम लोगों को 50 लोगों का
प्रस्तावक होना चाहिए और 50 लोगों का अनुमोदक होना चाहिए। आज वर्तमान की स्थिति की यदि हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल दो हमें लोगों का यदि प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होता था तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता था। लेकिन यह प्रक्रिया बढ़ाई गई क्योंकि हर कोई महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा था। इसके कारण तय किया गया कि अब से 50 प्रस्तावक और 50 लोगों का अनुमोदन आप सभी के साथ में होना चाहिए। यानी 50 विधायक या सांसद लोग आपको खुद वोट कर सके, इतना साथ आप सभी के पास में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? क्या योग्यता होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप सभी 35 वर्ष की आयु पार कर मतलब आप सभी की एज होना चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अब यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। आप इस बात को जरा देखिएगा, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। देखो यहाँ पर राज्यसभा नहीं बल्कि यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए था। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह या नीलम संजोग रेड्डी। तो यहां पर कौन चुने गए थे? नीलम संजोग रेड्डी साहब भारत में पहली बार यहां पर सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1977 में। और इन्होंने जो शपथ लिया था वो 25 जुलाई, याद रखिएगा, 25 जुलाई। और यहाँ पर 1977 में इन्होंने भाग लिया था। तब यह यहाँ पर भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर जो डी हम लोग बोल सकते हैं हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 पर चर्चाएं करेंगे। और सवाल नंबर 8 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब हम लोगों को बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखो यह बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर टर्म्स का प्रयोग किया गया मनोनीत, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होगा। हम बोल सकते हैं कि गलत है। केंद्रीय कार्यकारी के राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं, बिल्कुल। यानी जो कार्यपालिका में, केंद्रीय कार्यपालिका में क्या महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री और भारत के क्या महान्यायवादी शामिल होते हैं, बिल्कुल ये हमें सही देखने को मिलेगा। जो भारत की कार्यपालिका होती है उसी कार्यपालिका में जो होते हैं वो राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के साथ आप सभी को याद होना चाहिएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और इसी के साथ में प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अगर शामिल हुए तो आप सभी जानते हैं कि मंत्री परिषद यहाँ पर शामिल होगा। और मंत्री परिषद के बाद आप सभी जानेंगे कि मंत्री परिषद के बाद यहाँ पर महान्यायवादी, कौन दोस्तों? महान्यायवादी भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये सब यहाँ पर शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हम लोगों को देखने को मिलेगा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास किया, यानी संविधान के विरुद्ध जाकर यदि किसी प्रकार का कार्य करने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ महाभियोग की जैसी प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा या किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की परिकल्पना करता है, बिल्कुल यह भी बात हमें बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलेगी। तो इन चारों सवालों में ये जो 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, इसमें कौन सा गलत ऑप्शन देखने को मिलेगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर निर्वाचित होगा, मनोनीत के लिए किसी प्रकार की जगह हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। चलिएगा सवाल नंबर 9 पर चर्चाएं करेंगे। और सवाल नंबर 9 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है हम लोगों को देखने को मिलेगा। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है, बिल्कुल महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है। 55 आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होगा
वो तरीके का उल्लेख है। बिल्कुल ये वाला आर्टिकल भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। आर्टिकल 60, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, ये 60 ना होकर 61 यानी 61 होना चाहिए। अध्यादेश के प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, बिल्कुल लागू करने की शक्ति है, तो ये भी होगा। अब हम सुमेलित नहीं है तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा, राष्ट्रपति संबंधित काफिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10 हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित ये कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या तो उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। क्या हम लोग ऐसा पढ़ते हैं? यानी शपथ की प्रक्रिया, जो ओथ की प्रक्रिया होती है, वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर देखो ये सवाल बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, देखो ये उपराष्ट्रपति पर चर्चा कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति को यहां पर नहीं दे, ये उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को यहां पर सौंप सकते हैं? बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। बल्कि देखो 1/3 के नहीं होना चाहिए, 1/4 के हस्ताक्षर यहाँ पर होना चाहिए। और इससे पूर्व उन्हें 14 दिन पूर्व आप लोगों को सूचनाएं यहाँ पर देनी होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बिल्कुल ये भी सही देखने को मिलेगा। तो ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 भी सही देखने को मिलेगा। बस यही हमें सही देखने को मिलेगा, बाकी ये भी गलत होगा और ऊपर वाला भी गलत होगा। वो उपराष्ट्रपति को फिर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा, सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 11 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होने की परिकल्पना की गई है? 78 में। 78 में क्या हमें महान्यायवादी देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल 78 में हमें महान्यायवादी नहीं देखने को मिलते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति कि देश में वर्तमान की परिस्थिति, देश में क्या चल रही है, यह प्रधानमंत्री के कर्तव्य रहेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए। यही बात हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर बात करेंगे 76 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, सवाल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 12 जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, यानी इनका पद कैसे यदि ये जीवित हैं, स्वस्थ हैं, संविधान का उल्लंघन किया है, बस वो एक ही परिस्थिति है कि जिनके पद क्या हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरीके से रिक्त हो सकता है। बट अब जो 4 ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, बिल्कुल अपने कार्यकाल की समाप्ति पर यहाँ पर बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगे, यानी उनके इस्तीफे से बिल्कुल ये उनका पद ये रिक्त हो सकता है केवल राज्यसभा में महाभियोग शुरू होने पर। अब ये केवल राज्यसभा में महाभियोग शुरू होने पर नहीं, बल्कि ये तो दोनों सदनों, मतलब यह राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अपने कार्यकाल की समाप्ति पर इनका पद रिक्त सकता है और अपने इस्तीफे से इनका पद रिक्त हो जाएगा। और एक आप सभी जानते हैं, यदि किसी कारणवश महामहिम राष्ट्रपति की यदि मृत्यु होती तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। उसके बाद यानी आप सभी जानते हैं कि नवीनतम राष्ट्रपति की खोज की जाएगी। और जो नवीनतम राष्ट्रपति है उनका चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो नवीनतम राष्ट्रपति बनते हैं वो 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना पूर्ण करते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर जो 13 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर जो 13 हम लोगों को देखने को मिलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर ये सही देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर भी सही देखने को मिलेगा। कई बार मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है।
यह बात बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद आप सभी देखिएगा, ठीक है, मैं यही देख रहा था कि वीडियो चल रहा है इसी से। चलो, संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। देखो, अब यहाँ पर प्रयोग किया गया संसद, ये बिल्कुल तरीके से गलत हो सकता है। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर घोषित जो कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेगी। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आप सभी जानते हैं वित्त आयोग का प्रावधान होता है, 5 साल का उनका कार्यकाल भी होता है। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने के लिए संसद की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की शक्ति है अपने आप में। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए था। सवाल नंबर 14 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 14 जो हमें जो देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या सुप्रीम कोर्ट में। देखो, सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर होगा नहीं, केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, बल्कि संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनमें किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है केवल यदि उन्होंने संविधान का यदि अतिक्रमण किया है, तो संविधान के विरुद्ध यदि जाकर कार्य किया है तो यहाँ पर लाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिली, ये हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से यह प्रावधान लिया है। ठीक है, इतना आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 15 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर जो 15 हम लोगों को देखने को मिलेंगे, भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जो कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। संसद, गृह मंत्री, कैबिनेट ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा, सवाल नंबर 16 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 16 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बिल्कुल इनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, बिल्कुल यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति इनके पास में है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति बिल्कुल इनके पास में है। राज्यों के मुख्य मंत्री की नियुक्ति की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पास में नहीं है। आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 16 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है उससे पहले आप सभी से मेरा अनुग्रह है, आप सभी से आग्रह है, आप सभी से कृपया करके इस क्लास को जरूर, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक जो कर दीजिएगा, वरना फिर जो कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और ही सही इस क्लास को जरूर, कोई कोने में बैठा जो विद्यार्थी है वो जरूर लाइक करके जाएगा। चलिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। अब भारत के राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत का गवर्नर जनरल, आप सभी जानते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री नहीं सही, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल हमारे सीजीआई जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 नहीं 124 के अंदर जिनका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ही महामहिम राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, जो हमारे सीजीआई बनते हैं, और हमारे सीजीआई को महामहिम हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। इतना आप सभी को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 18 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 18 जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। सवाल, किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल को। बिल्कुल राज्यपाल को नियुक्ति की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 154 और 155 में उल्लेखित है। मुख्य चुनाव आयुक्त, आप सभी जानते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त सभी, या ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे कि इन सभी की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे काफिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल हर चीज में आर्टिकल चल रहा है। सवाल नंबर 19 पर, राष्ट्रपति लोकसभा में किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है, या किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष के बोलने पर कि चलो लोकसभा को भंग कर दो, नहीं। चुनाव आयोग, नहीं, चुनाव आयोग पर भी नहीं।
मंत्रिपरिषद या उपाध्यक्ष? बिल्कुल आप सभी ने जो सोचा होगा वो बिल्कुल सही सोचा होगा। इस प्रकार की जब भी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो महामहिम से राष्ट्रपति जो सबसे पहले देखता है वो मंत्रिपरिषद की तरफ देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 20 जो हमें देखने को मिलेगा बेहद सरल और सुंदर सा सवाल है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 21 जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटा जा सकता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, यानी आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल कब से होता है? जब उन्होंने शपथ लिया, जब उन्होंने ओथ लिया, जब उन्होंने शपथ लिया कि मैं भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा। ठीक है, तब वो जब वो ओथ लेते, जब शपथ लेते, तब से उनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है, वो कब तक नहीं हटाए जा सकते? जब तक एक नवीनतम राष्ट्रपति उनके पद पर नहीं बिठाए जा सकते। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव 25 जुलाई से पहले हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में, जो भारतीय इस लोकतंत्र में जो फॉलो हो रही है, वो 25 जुलाई 1977 से यही प्रक्रिया प्रारंभ हो रही कि 25 जुलाई से पहले भारत के नवीनतम राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू में, जो कि झारखंड की पहले गवर्नर हुआ करती थी, जो कि मूल रूप से उड़ीसा राज्य की है और पहली भारत की आदिवासी महिला के रूप में वहां पर चुनी गई है। वर्तमान में राष्ट्रपति वही है। तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो किस पे का पास शक्ति जो हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति दल। बल्कि राष्ट्रपति दल को अगर शक्ति होती तो ये आज को ही हटाई देते, इनके अपने व्यक्ति बिठा देते। ठीक है, होल्ड लगी है जिस तरीके से जो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को हटाने की। अभी आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने का भी प्रावधान आया था, जगदीश धनखड़ साहब को, बल्कि वो नहीं हटे। सुप्रीम कोर्ट को बल्कि नहीं, बल्कि संसद को यह अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत लोकसभा में और 2/3 बहुमत राज्यसभा में चाहिए, तब जाके, और उससे पहले भी 14 दिन पूर्व सूचना आप सभी को राष्ट्रपति को देना होगा, तभी आप भारत के राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक पद से हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया उनके चुनाव की तारीख से, कि चुनाव की तारीख हो गई 25 जुलाई से पहले भाई साहब आप संवैधानिक पद पर बैठ जाएंगे, क्या तब से काउंटेबल किया जाएगा, या उनके कार्यकाल के प्रवेश लेने की तारीख से 5 वर्ष, उनके चुनाव की तारीख से 7 साल, उनके कार्यकाल से प्रवेश लेने की तारीख से 7 वर्ष। मैंने कहा था अपने कार्यालय में प्रवेश, वो अपने कार्यालय में प्रवेश कब करेंगे? जब उनकी शपथ होगी, जब उनकी ओथ सिस्टम होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आप सभी जानते हैं जब वो शपथ ग्रहण करते तभी वह, और शपथ ग्रहण करने से एटलीस्ट 5 वर्ष तक वह अपने पद पर, उसी संवैधानिक पद पर बैठते हैं, तब से उनके पद काउंटेबल, उनका समय काल काउंटेबल किया जाता है। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनका कार्यकाल कौन करता है? यानी उनके उनके जो पद पर है वो कौन बैठता है? आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री बैठेंगे, अमित शाह को आप सभी बिठाएंगे मिलकर। ठीक है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या जो है वो लोकसभा अध्यक्ष, कौन उनके पद पर बैठते हैं? भारतीय संविधान में आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल जो 60, वैसे तो ऐसा है नहीं कि जब आर्टिकल 64 और 65 हम लोग उपराष्ट्रपति पर जब चर्चा करते हैं तो वहां पर 65 4 और 5 में हम लोग देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर बैठेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति का भी जब पद रिक्त हो तो भारतीय संविधान के जो सबसे बड़ी न्यायालय का जो मंदिर है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके पद पर बैठेंगे। और अभी तक जब से ही भारत के राष्ट्रपति बनना स्टार्ट हुए 1950 के बाद अभी तक, आज की तारीख तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं। और याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा है तो वह यदि बैठा है तो वह 5 साल अपने कार्यकाल का क्या करेगा? पूर्ण करेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित जो उत्पन्न जो संदेह और विवाद, यानी जो जिस प्रकार से भारतीय संविधान का जो न्यायालयी प्रक्रिया हमें देखनी, यदि भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव हुआ और किसी प्रकार से कोई संदेह उत्पन्न हुआ, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट देखने को मिला, किसी प्रकार से यदि कोई विवाद उत्पन्न जो देखने को मिला, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? पहला ऑप्शन संसद का मान्य होता है। संसद भरोसा नहीं है, चलो हटाओ। मुख्य न्यायाधीश क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हीं के द्वारा तो चुनाव करवाया गया, उनके पास पुनः नहीं जाएंगे। यानी उच्चतम न्यायालय में हम बिल्कुल बोलेंगे कि हम लोगों को भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 71 देखने को मिलेगा, जिसके तहत हम लोग बिहार पर ये बोलेंगे कि यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का संदेह डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो अंतिम निर्णय आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट का होता है। ऑप्शन नंबर सी पर कहेंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 25 पर चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है यदि उसकी संवैधानिक मशीनरी जो है वो टूट गई, जो उसका सिस्टम पूरी तरीके से आर्टिकल 350 जो 6 है उसके तहत ले सकता है। यदि संवैधानिक जो तंत्र है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया है, तो वहां पर तय किया जाता है कि बिल्कुल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, गवर्नर पत्र लिखकर यह आग्रह करता है, तो 2 माह तक यह रहता है। जब पूरी तरीके से मंत्रिपरिषद की जब पूरी राजी होती है, तब यह 6 महीने तक, न्यूनतम 6 महीने और जो अधिकतम 1 साल तक राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति शासन आप भारत के किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। मैं अधिकतम बात कर रहा हूं 1 साल। ठीक है, चलो आर्टिकल 26 हमें देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति अधिकतम कितने पद पर ग्रहण कर सकता है, यानी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 टर्म तक, केवल 2 बार। ये 2 टर्म यानी 2 बार जो राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है। भारत के जो न्यायालयी प्रक्रिया जो भारतीय संविधान है, इसमें किसी प्रकार का इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। कोई सीमा नहीं, बिल्कुल कोई सीमा नहीं, व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आप चाहें तो आप पढ़ाई छोड़िए, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कीजिए और आप सभी भारत के नागरिक हैं, लोकसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, तो बिल्कुल आप सभी जाइए। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार। अंतरराष्ट्रीय संधियां किसके द्वारा होती हैं, किनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधियां जो है वो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है वो साइन होती है? राष्ट्रपति, विदेश मामलों के मंत्री जिसे हम लोग विदेश मंत्री बोलते हैं, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं। जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां होगी वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम से यहाँ पर होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का यहाँ पर नाम लिया जाना जरूरी हो सकता है। आर्टिकल जो 28 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति होती है? एक नया राज्य यदि हम लोगों को बनाना है, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल जो है 3 का हमको पालन करना जरूरी होगा, और जो बनाना है तो लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति जो अंतिम मोहर लगाता है वो कौन लगाते हैं? तो वह जो होते हैं वह राष्ट्रपति यहाँ पर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद सवाल नंबर 29 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जो अपने विवेक के अनुसार नियुक्ति कर देता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या संसद के द्वारा। आप सभी जानते हैं यदि लोकसभा के चुनाव हुए, यदि किसी प्रकार के मंत्रिपरिषद चुनी गई, मंत्री बने हैं, तो उनकी जो शपथ प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। वह अपना त्याग पत्र जो देंगे किनको? प्रधानमंत्री को नहीं दे, कोई भी यदि केंद्र में मंत्री बना है तो वह अपना त्याग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को देते हैं। जो मंत्री परिषद होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होती है, और संवैधानिक रूप में वह जो होती है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती हैं।
ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत का जो प्रधानमंत्री वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तब जाके भारत के राष्ट्रपति जो नवीनतम जो मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलेगा आगे। सवाल नंबर 30 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य बन सकता है। अब यहाँ पर देखो, किसी भी यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है, बल्कि नहीं, यदि वह राष्ट्रपति बन जाता है तो 5 साल का पूर्ण कार्यकाल होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकारों का प्राप्त करने का हकदार होता है। बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर यही देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, यह भी बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 2 और 3 हम लोगों को सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा जो हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे राइट्स हैं भारत के राष्ट्रपति के, पर जब समय होगा, लिखित नहीं है, संवैधानिक तरीके से ही होगा कि उन्हें कुछ प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त है। मान लीजिएगा लोकसभा का चुनाव हुआ, यदि किसी भी दल को जो है वो पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जैसे भारत में 245 सीटों पर चुनाव होते हैं, मैक्सिमम 552 है, किसी भी 2-3 दल मिलाकर भी पूर्ण रूप से जो है वो यहाँ पर जो सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने बिहाफ पर जो भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार सही समझे उस दल को सबसे पहले बुलाएंगे, बोलेंगे आप बहुमत साबित करिएगा और आपको हम प्रधानमंत्री बनाने का मौका देते हैं। तो कई ऐसे राइट्स है जो भारत के राष्ट्रपति के पास में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। 5 लाख की सैलरी के हकदार होते हैं भारत के राष्ट्रपति, कटौती तो हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनकम टैक्स फ्री होता है बिल्कुल। ठीक है, चलो सवाल नंबर 31 देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 31 इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं। एक राज्य के क्या सवाल क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं? एक राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज। देखो राज्य ये देंगे, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी देते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। कौन को देते हैं ये, यानी वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। सवाल नंबर 32 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 32 जो हमें देखने को मिलेगा इस बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 33 तो नहीं है, वरना आप लोगों को होमवर्क में जो देना पड़ेगा, बुरा मान जाएंगे आप लोग अगर होमवर्क नहीं मिला। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार आप लोगों को करना है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही देखने को मिला। जब सत्र चल रहा हो जब तक तो कोई चीजें जरूरी है ही नहीं, जब सत्र नहीं चल रहा हो, जब लोकसभा भंग हो, तब आप लोग लेकर आइए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो दोनों ही सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी हम लोगों को सही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में जो है सवाल नंबर 33 आप सभी के लिए होमवर्क में, ये सारे रेलवे की PYQ सवाल देखने को मिले, जो हम लोगों को देखने को मिले थे। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के संबंध में क्या अधिनियमों में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, या उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? ये आप सभी का होमवर्क है, और आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी को क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। जरूर आप सभी ने मिलकर इस क्लास को लाइक जरूर किया होगा, एक प्यारी सी
कमेंट्स आप सभी से चाहूंगा, चाहे वो कमेंट कुछ भी लिखें, आप किसी भी प्रकार के लिखें, आप सभी को छूट है, आप जानते हैं। और खासकर वो कमेंट अगर सवाल का जवाब रही तो और भी सुंदर और बहुत प्यारा लगेगा हम लोगों को। आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।